नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, जिनकी प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस सीरीज में पहले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। एक शिक्षक है जो कि दृष्टिबाधित छात्रों को अधिगम मतलब सीखने में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। श्रव्य साधन द्वारा, दृश्य द्वारा, श्रव्य दृश्य दोनों के द्वारा, सभी के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे मैं सभी इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है। तो दृष्टिबाधित जो बच्चा है सिर्फ किसी चीज को सुन के ही समझ सकता है, तो यहाँ पे सभी तो गलत काट दीजिए। इसके अलावा जो दृश्य है ये भी काट दीजिए। अब बचते हैं आपके पास दो, श्रव्य एवं दृश्य। तो दोस्तों, श्रव्य और दृश्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि श्रव्य तो हो सकता है लेकिन दृश्य नहीं हो सकता है। तो बच्चा जो है दोस्तों, वो कैसे उसमें अधिगम में विकास हो सकता है, कोई चीजें सुन के। ठीक है, जितना ज्यादा वो चीजों को सुनेगा उतना ज्यादा अच्छा तरीके से वो ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप बात करूंगा कि दृष्टिबाधित जो छात्र है, ठीक है, दृष्टिबाधित छात्र के समावेशन के लिए रणनीतियां क्या होनी चाहिए। अगर बच्चा है उसको भी सिखाना है तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बता दें आपको कि ब्रेल प्रणाली का उपयोग करते हुए, और ब्रेल लिपि में होता क्या दोस्तों, उभरे हुए वर्ड होते हैं जिसको बच्चा अपने टच के द्वारा उसको समझ सकता है कि क्या उसमें लिखा गया है। और दृष्टिबाधित जो बच्चा होता है उसको सिखाते समय कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिसको हमेशा शिक्षक को भी ध्यान में रखना चाहिए। अपनी भाषा में बातचीत करें और चर्चा करने के अवसर दें। बच्चा जो है दोस्तों, उसको जितना ज़्यादा चर्चा करने के अवसर देंगे, और दृष्टिबाधित है, जाहिर सी बात है वो किसी चीज़ को देख तो सकता नहीं, जितना ज़्यादा चीज़ों को सुनेगा उतना अच्छा तरीके से उसका विकास होगा या उतने अच्छे तरीके से वो सीख सकता है। तो अपनी बात में बातचीत करें और चर्चा करने के उसे अवसर देना चाहिए। मौखिक भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के ध्वनियों जैसे बारिश, रेल, बस, फेरी वाला आदि को सुनने के अनुभव, किसी वस्तु का स्वाद, महक आदि के अनुभव को अपने ढंग से मौखिक भाषा में प्रस्तुत करना। ठीक है, इन सब तरीकों से दोस्तों आप उसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को समावेशी कक्षा में भाषा सीखने के अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। या समावेशी कक्षा का अर्थ ऐसी कक्षा है जिसमें सभी बालकों का एक साथ बैठकर सभी गतिविधियों में समान रूप से शामिल होने तथा समान पाठ्यक्रम को सीखने की आज़ादी होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात अगर करते हैं कि एक शिक्षक को दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम किस विधि द्वारा मदद करता है, तो श्रव्य के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चीजें कही गई हैं कि भाषा अर्जन, भाषा वह व्यवस्था होती है या वह तरीका होता है जिसके द्वारा बच्चा जो होता है अपनी बात को कहीं पे रख सकता है, या कोई भी संप्रेषण कौशल जो होता है दोस्तों भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप कोई भी भाषा सीख नहीं सकते हो। ठीक है, और भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है जन्मजात होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसके भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। वहाँ अपने आसपास माहौल में जो भी चीज़ें सीखता है, ठीक है, वो तुरंत उसको ग्रहण करता रहता है और उसका भाषा अर्जन होता रहता है। भाषा अर्जन के लिए किसी भी प्रकार के नियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दे रखा है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। भाषा अधिगम के लिए नियम सिखाए जाते हैं, और भाषा अर्जन दोस्तों समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन उचित नहीं है, तो यही सेकंड जो है यही उचित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है। कहा गया कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, तब भी मैं आपको बता देता हूं कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव नहीं है। ठीक है, तो भाषा अर्जन के संबंध कौन सा कथन उचित नहीं है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाया जाता है, यही जो कथन है वो गलत है। बाकी सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे।
यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्न में कि साधारण तौर पे क्या है कि साधारण तौर पे शिक्षक जो है यह, ठीक है, साधारण तौर पे शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना, ठीक है, बच्चों को साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है, अवैज्ञानिक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साधारण तौर पर सभी शिक्षक यही समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए कि जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है। बच्चों को लिखना और पढ़ना, लिखना और वर्णों की पहचान जो है दोनों चीज़ें साथ साथ सिखानी चाहिए। कैसे? साथ साथ उनको ये भी सिखाना चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाता है और वर्ण को पहचानना भी साथ में सिखाना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल जो होता है दोस्तों उससे क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो पठन कौशल होता है उससे अभिप्राय है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि लिपि चिन्हों को पहचान करना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना या पढ़कर समझना। तो पठन कौशल से अभिप्राय है कि चीज़ों को पढ़कर समझना, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़कर समझना इसका राइट जवाब हो गया। अब आपको बता दें कि पढ़ना अथवा पठन भाषा के 4 कौशल होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि भाषा के 4, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, भाषा के 4 कौशल होते हैं। उसमें से एक कौशल क्या है? पढ़ना। पढ़ना भाषा के 4 कौशलों में से एक है और यह एक सार्थक, उपदेशपूर्ण एवं चिंतन प्रधान प्रक्रिया है जो पठन के दौरान अर्थ ग्रहण कौशल को विकसित करता है। यह केवल सस्वर पठन नहीं बल्कि सामग्री के बोध की भी प्रक्रिया है। बोध पढ़ने वाले निष्क्रिय से सक्रिय बनाता है। बोध जो होता है दोस्तों या कह सकते हैं कि पठन कौशल के विकास में शिक्षक छात्रों को केवल अक्षर का ज्ञान नहीं देता बल्कि पाठ्य सामग्री का बोध करना एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है दोस्तों। छात्रों के शब्द, ठीक है, पठन कौशल में क्या होता है कि छात्रों का जो शब्द भंडारण है उसमें भी वृद्धि होती है, छात्र का तार्किक विकास होता है और नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करने की योग्यता का भी विकास इसमें पठन कौशल में ही होता है। पठन का अर्थ केवल लिपि ज्ञान से नहीं है बल्कि पढ़ना एक जटिल संज्ञानपरक प्रक्रिया है, ठीक है। तो पढ़ना कौशल से अभिप्राय दोस्तों कि पढ़कर समझना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट में कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए दोस्तों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हों, सरल भाषा वाले हों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से काम करने के अवसर प्रदान करें, बच्चे को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर प्रदान करें। पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए कि जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अवसर प्रदान करें, उन्हें करके सीखने का, उन्हें जो बच्चे जो है दोस्तों उन्हें करके सीखने का अनुभव प्रदान करें। उसके अलावा किसी कार्य में दक्षता पाने के लिए अवसर प्रदान करें। यह सीखने को दिलचस्प व अस्थायी बना सके। ऐसी अभ्यास व गतिविधियां होनी चाहिए कि जो कि सीखने को दिलचस्प या हम कह सकते हैं मज़ेदार व अस्थायी बना सके। पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को बारीकी से परखने के लिए अवसर प्रदान कर सके। ऐसी गतिविधियां या कह सकते हैं ऐसे अभ्यास व गतिविधियां होनी चाहिए और अनुभव को व्यापक बनाने के लिए अवसर प्रदान कर सके, ठीक है। तो अब मैं यही कहना चाहूँ दोस्तों, या आपको बताऊंगा कि अतः यह कहा जा सकता है, अतः दोस्तों यह कह सकते हैं या यह कहा जा सकता है कि पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए कि जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जहाँ पे बच्चे को प्रमुखता माना जाए या बच्चे को मौका दिया जाए या अवसर दिया जाए वही इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे केवल पाठ से संबंधित हो, केवल शब्द आ गया केवल पाठ से, तो नेगेटिव वर्ड हो गया।
पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। जैसे देखिए पठन पाठन के अंदर जो पाठ हम पढ़ाएं उसके अंत में ऐसी अभ्यास गतिविधियां हो जो उस पाठ से भी रिलेटेड होनी चाहिए। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, गलत है। सरल भाषा में हो, सरल भाषा से कोई तात्पर्य नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट है करा कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, विचार किसने दिया था? स्किनर, पावलोव, चॉम्स्की या थार्नडाइक ने? तो आपको बता दें दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। किसने कहा था? चोमस्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। वहीं स्किनर कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण के द्वारा भाषा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे जो होते हैं वे अंतःक्रिया के द्वारा भाषा को सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि जो है वो उपयोगी नहीं हो सकती है? पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करना। आगे है कि विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्डों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब मैं देना चाहूँगा आप सभी को, यह बताना चाहूँगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है? कि मुहावरों के अर्थ लिखकर उनसे क्या करना? वाक्य बनवाना, ठीक है। अब आगे है, अब चलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे भाषा के चारों कौशल जो होते हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, जो भी होता है दोस्तों, चारों कौशल उनको पहले से पता होता है या चारों कौशलों के बारे में बच्चा जो होता है वो जान चुका होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान कराना और उसका विश्लेषण करना होता है, ठीक है। इसके लिए ऐसी गतिविधियां उपयुक्त होती हैं जिससे बच्चे सक्रिय होकर भाषा की बारीकी का विश्लेषण कर पाए तथा व्याकरण सहमत भाषा का भी प्रयोग कर पाए। वहीं पे आपको बता दें उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना गतिविधियां उपयुक्त नहीं है। इसमें बच्चे न तो विश्लेषण कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें भाषा की बारीकियों के अवलोकन का ही अवसर मिल पा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। अब वहीं पे दोस्तों आपको बता दें कि पढ़ी गई कहानियों का नाट्य रूपांतरण करना। इसका मतलब है कि जब बच्चा जो है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करेगा तो अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा? गतिविधियों में विश्लेषण कर पाएगा और उसके भाषा के जो बारीकियां हैं उसका अवलोकन करने का भी उसको क्या मिल पाएगा? अवसर मिल पाएगा, ठीक है। और जहाँ पे बच्चे को अवसर मिलेगा वो उसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा, चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया है, अंतःक्रिया, अनुकरण या भाषा अर्जन क्षमता या सृजनात्मकता? तो स्किनर महोदय जो है दोस्तों उससे पहले आप जान लीजिए कि अंतःक्रिया जो है वो वाइगोस्की के लिए है। भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बच्चों में जन्मजात होती है दोस्तों, ठीक है। अब बच्चे जो होते हैं जैसे पैदा होते हैं अपने आसपास के वातावरण से चीज़ों को सीखते रहते हैं। बस भाषा अर्जन जो प्रक्रिया होती है, भाषा अर्जन जो होता है वो समय के साथ थोड़ा उसमें परिवर्तन है होता रहता है। और वहीं अनुकरण की बात करें तो स्किनर का है कि अनुकरण के द्वारा बच्चे जो हैं भाषा को सीखते हैं। आगे है कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? पूरक पठन सामग्री जो होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए किसी पाठ को समझने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरक सामग्री क्या होती है, पूरक पठन सामग्री क्या होती है, पठन सामग्री क्या होती है। तो जान लीजिए किसी पाठ को समझने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे पठन सामग्री कहते हैं। वहीं पे पूरक पठन सामग्री वो सामग्री होती है जो कि किसी पाठ से संबंधित होती है,
और उसमें उस पाठ से संबंधित बातों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है ताकि विद्यार्थी उस पूरक पठन सामग्री को पढ़कर पाठ को पूरी तरीके से समझ सके। ठीक है, बच्चों को विषय समझने में मदद मिलती है। पूरक पठन सामग्री जो होती है दोस्तों, इससे क्या होता है कि बच्चों को विषय को समझने में सहायता मिलती है और अध्यापक को किस प्रकार से शिक्षण करना है उसमें भी सहायता मिलती है और बच्चों को स्वयं विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, तो पूरक पठन सामग्री का उपदेश होता है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है, आगमन, निगमन, सूत्र या पुस्तक विधि। तो यहाँ पे व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत सबसे अच्छी विधि है कि आगमन विधि। कौन सी, आगमन विधि। शिक्षण विधि सिद्धांत में शिक्षा शास्त्र और प्रबंधन, ठीक है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि जो होती है दोस्तों वो अपेक्षाकृत सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर इसमें नियम पे जोर दिया जाता है। यह शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, वहीं पे मूर्त से अमूर्त की ओर, या कह सकते हैं ज्ञान से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पे कार्य करती है। इस विधि में बालक के समक्ष जो होता है कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं करके उसके विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांत जो है वो निकलवाए जाते हैं, अर्थात विद्यार्थी स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करता है, इसलिए सबसे अच्छी विधि इसे माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षक श्यामपट पर टेबल, कलम, राम हंसता, सुंदर पटना आदि लिखकर यह पता सकता है कि ये सभी क्या है, संज्ञा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहले कुछ उदाहरण लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों कलम, राम, हंसना, सुंदर, पटना आदि लिखकर यह बता दिया जाए कि सभी क्या है, संज्ञा है। पहले उदाहरण से इसमें नियम की तरफ जाते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशियों को बढ़ाता चलता है। यह प्रमुख लक्षण किसका है, भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, डिसग्राफिया का या लिखने में पिछड़ेपन का। तो दोस्तों क्या है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली आदित्य जो है कागज पर लिखते समय बाएं हाशियों को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख कारण हो सकता है दोस्तों। और उसको लिखने संबंधित, अगर किसी बच्चे को लिखने संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो जाहिर सी बात है उसे क्या है, डिसग्राफिया की शिकायत है। अधिगम अक्षमता, जिस बच्चे को देखिए अधिगम अक्षमता जो होती है कई प्रकार से होती है। जैसे डिसलेक्सिया, अगर बच्चा जो होता है पढ़ने में असक्षम है या सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है तो मतलब क्या है, डिसलेक्सिया हुआ है उसको। अगर लिखने में असमर्थ है या सही तरीके से लिख नहीं पाता है तो डिसग्राफिया है। या गणना करने में असक्षम है या असमर्थ है तो डिसकैलकुलिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव हो वे बच्चे क्या होते हैं, डिसग्राफिया से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशियों को बढ़ाता चलता है, मतलब यहाँ पे उसको लिखने में समस्या हो रही है। ठीक है, तो इस कारण से बच्चा क्या है, डिसग्राफिया की शिकायत है। ठीक है, यह एक प्रकार से लेखन विकार होता है जिसमें लिखने की क्षमता को क्या होता है, प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा प्रवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर। तो बच्चों का भाषाई विकास सबसे अधिक दोस्तों जो सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है वो समृद्ध भाषिक प्रवेश पर, भाषा का जो कैसा प्रवेश है उस पे प्रवेश पर बच्चे का जो है वो विकास जो होता है, भाषाई विकास उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, एक शिक्षिका है वो कहती है कि वो अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती है, मतलब उसका सम्मान करती है। श्यामपट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ।
या बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूँ। इसका मतलब ये दोस्तों कि भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करना ये नहीं है। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा कहने और सुनने की आज़ादी या स्वतंत्रता, जहाँ पर दोस्तों बच्चों को आज़ादी दी जाए, स्वतंत्रता की बात कह दी जाए, उनको प्रमुख माना जाए, वही उस प्रश्न का राइट जवाब हो सकता है। तो यहाँ पे शिक्षिका क्या करती है, बहुभाषिता को पोषित करे या महत्व दे रही है। इसका मतलब उसकी कक्षा के जो भी बच्चे हैं उनकी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में उनको बोलने और सुनने की पूरी आज़ादी देती है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे करा है कि भाषा संबंधित मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए या बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है, या बच्चों के भाषिक नियम संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि संबंधित समझी जानी चाहिए। तो भाषा संबंधित मूल्यांकन, तो सबसे पहले दोस्तों मूल्यांकन आप जान लीजिए कि मूल्यांकन होता क्या है। तो कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम छात्रों के ज्ञान के बारे में आकलन करते हैं या हम जान पाते हैं कि छात्र जो है वो कितना जानता है या उसको कहाँ पे कमी आ रही है और उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तभी मूल्यांकन किया था। मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम छात्रों के ज्ञान के बारे में जान पाते हैं कि उसको कितना ज्ञान है, ठीक है। और भाषा संबंधित मूल्यांकन क्या होता है, बाल केंद्र, देखिए दोस्तों बता दें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है शिक्षार्थियों के अकादमिक प्रगति के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की प्रगति की जो जानकारी है उसको उपलब्ध कराता रहता है, ठीक है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन होने से जो छात्रों में अनावश्यक किसी भी चीज को लेके भय बना रहता है, परीक्षा को लेके, वो भय जो होता है उसका जो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भाषा के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य भाषा की समझ, इसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग करने की क्षमता का मूल्यांकन जो है वो होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बच्चे को भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन होता है कि बच्चा जो है भाषा प्रयोग जो है किस तरीके से कर पा रहा है, उस चीज का पता चलता है भाषा संबंधित मूल्यांकन करने से, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, दीवारों पर सूक्तियां एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश दोस्तों किस तरीके से रचा जा सकता है, कैसे रचा जा सकता है। तो आप जान लीजिए कि मुद्रित समृद्ध परिवेश क्या होता है, ठीक है। ऐसा वातावरण जहां बच्चों को अपने इर्द गिर्द चित्र, विज्ञापन, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूक्तियां आदि देखने या पढ़ने के अवसर मिलते हैं, वही क्या कहलाता है दोस्तों मुद्रित समृद्ध परिवेश कहलाता है। क्योंकि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का उनको समृद्ध परिवेश मिलता है, या कह सकते हैं कि समृद्ध परिवेश उनको मिलता है, तब भाषा का विकास अच्छी तरीके से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कि कहानी कविता के पोस्टर बच्चों के कामों के कक्षा में प्रदर्शन कर, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब 3 होगा। क्योंकि आपको बता दें फिर एक बार कि मुद्रित जो समृद्ध परिवेश होता है जहां बच्चों को अपने इर्द गिर्द चित्र देखने के लिए मिले, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूक्तियां आदि देखने और पढ़ने के अवसर मिलते हैं, वो जो आपका माहौल होता है या परिवेश होता है वो उनके लिए क्या होता है दोस्तों सबसे अच्छा होता है। क्योंकि भाषा का जितना अच्छा परिवेश होगा उतने ही अच्छे तरीके से बच्चे का भाषा का जो विकास है उतने अच्छे तरीके से विकास होगा।